हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब 24। अगर आपको इस सेशन के ऊपर फ्री एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो मेरी एप्लीकेशन सी ए मल्होत्रा क्लासेस पे जाके आप टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट शाम तक अपलोड होगा। अभी हम समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन के थ्रू कहना क्या चाहता है। इंटेंट लॉजिक को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। चलो, पहला इंपॉर्टेंट प्रेस जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को अनाउंस किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के ऊपर। अब ये रेट्स, पॉलिसी रेट्स क्या करते हैं, क्या पर्पस है? तो ये मार्केट के अंदर मनी के सप्लाई को चेक में रखते हैं। अगर मार्केट के अंदर ढेर सारा पैसा पड़ा है, अब उस पैसे से क्या होगा? एक तरह की डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड बढ़ेगी। लोग क्या कह रहे हैं, पैसा बड़ा सारा खर्चा करते हैं तो डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट्स की, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है मार्केट के अंदर मनी के सप्लाई को कंट्रोल करो, तो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। पॉलिसी रेट्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो पैसा उधार पे लेते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर कस्टमर जो बैंक से पैसा उधार पे लेंगे वो भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब एक्सपेंसिव हो गया बोरो करना, तो लोग बोरो नहीं करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट देखते हैं, मार्केट के अंदर डिमांड है ही नहीं, मार्केट के अंदर पैसा है ही नहीं। जैसे कोविड का टाइम याद करो, डिमांड बहुत कम हो गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है जी हमें मार्केट के अंदर डिमांड को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी तो हो। अगर डिमांड होगी तभी तो ग्रोथ होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेट्स को कम कर देता है, जिससे बोरो करना चीप हो जाता है। लोग बोरो करते हैं, डिमांड जनरेट होती है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी होता है, बट उससे ग्रोथ भी होती है। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या डिसाइड किया? तो बोलते हैं हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे इस बार पॉलिसी रेट के अंदर। बोला पॉलिसी रेपो रेट को हम अनचेंज रखेंगे 6.5% पे। पॉलिसी रेपो रेट की बात करें तो ये वो रेट है जिसपे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे को बोरो कर सकते हैं, बट इसके अंदर सिक्योरिटीज देनी पड़ती है। ठीक है, एक रेट है, कॉन्सिक्वेंटली बोला गया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट अनचेंज रहेगा 6.25% पे। बैंक का काम क्या है? पैसे को डिपॉजिट पे रखवाना और लोन देना। बैंक कह रहा है जी मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, लोगों ने बड़ा सारा डिपॉजिट कर रखा है मेरे पास एक्सेस लिक्विडिटी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है आपके पास ज्यादा पैसा है तो वो पैसा हमारे पास डिपॉजिट करवा दो। तो अब उस केस के अंदर बैंक्स अगर पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर डिपॉजिट करते हैं तो उनको 6.25% के रेट मिलता है। आप अपना केस लो, जब आप पैसा बोरो करने जाते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, बट अगर आप एफडी कराते हो, आप क्या कहते हैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। सेम बैंक के साथ है, बोरो करना है रेपो रेट पे 6.5% देना पड़ेगा। अगर आपको डिपॉजिट करना है पैसा आरबीआई के पास तो 6.25% पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना सर, ये दोनों समझ में आते हैं। ये तीसरा रेट कौन सा आ गया 6.75% का? जी देखो, अगर बैंक्स को पैसा बोरो करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, बट उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, रेपो रेट में तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अगर सिक्योरिटी नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। ये आता है बैंक रेट। अगर सिक्योरिटी नहीं दे रहे तो एक्सपेंसिव होना चाहिए ना लोन। जी रेपो रेट में तो सिक्योरिटी आ रही है आरबीआई के पास, आरबीआई कह रहा है मैं सेफ हूँ, सिक्योरिटी पड़ी हुई है, पैसा नहीं देगा, बेच के मैं पैसा रिकवर कर लूंगी। बट बैंक कह रहा है जी सिक्योरिटी नहीं है, तो आरबीआई कह रहा है चलो पैसा ले लो, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे ज्यादा लेंगे 6.75% पे। लॉजिक समझ में आता है? चलो, इसमें दो बातें बोली गई है, एक बैंक रेट बोला गया और एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला गया। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो भी हम समझते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंक्स को बोलता है, बड़े सारे बैंक्स को लाइसेंस दे रखा है ना काम करने का, उनको बोलता है देखो आपका काम है पैसे को लेंड करना, आपको जो डिपॉजिट मिल रहा है उसको आप क्या कहते हैं आगे लोन पे देते हो, बट हम चाहते हैं आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में कोई डाउट ना रहे। आप ऐसा ना करें कि सारा का सारा पैसा लोन पे दे दे इंटरेस्ट कमाने के लिए। आपको कुछ पैसा कैश और लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। अगर कोई बोरोवर पैसा मांगने आता है, अगर कोई डिपॉजिटर जिसने डिपॉजिट कर रखा है आपके पास सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, पैसा मांगने आता है तो आप ये मत बोल देना कि मेरे पास पैसा पड़ा ही नहीं। आपके पास कुछ पैसा कैश की फॉर्म में या लिक्विड एसेट की फॉर्म में पड़ा होना चाहिए, जिससे आप उसको पैसा रिटर्न कर सको। तो ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी है। इसके अंदर आप खुद अपने पैसे को किसी लिक्विड हाईली लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलती है कि आपको जो पैसा बोरो करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट के ऊपर आप करते हैं ना, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो उसका एक और डिफरेंट तरीका है
कि आप इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो आपने पैसा लगा रखा है, आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं और यहां से पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां से जो भी आप पैसे यूटिलाइज करेंगे तो उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आपको बोला गया था कि 18.5% पे आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, रेट ऑफ इस परसेंटेज से कम जाएंगे, तो आपको बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये टेम्परेरी मिसमैच के लिए अलाउ करा गया, ठीक है ना। तो हमें समझ में आता है सर, बैंक रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो करना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर पैसा तो देखो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, बट हम अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को थोड़ा सा कम करके उसमें से पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर इसकी मैं लिमिट बताऊं तो मैक्सिमम 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का आप पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम इसको कितना रिड्यूस करा जा सकता है, 2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का। ओके जी, समझ में आता है। अच्छा, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टैंड की बात करें, जी हमने क्या स्टैंड लिया है। अगर एकोमोडेटिव स्टैंड की बात करें तो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर मनी के सप्लाई को इंक्रीज करता है। अगर न्यूट्रल स्टैंड की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है जी मार्केट के अंदर अभी मनी का सप्लाई ठीक है, हमें नहीं पता अभी मनी का सप्लाई ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे हमें मनी के सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, बट अभी के लिए न्यूट्रल स्टैंड का मतलब है अभी के लिए मार्केट में मनी का सप्लाई एप्रोप्रिएट है, ठीक है, अभी हम कुछ और नहीं सोच रहे, आगे देखेंगे क्या करना है। यही विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड का क्या मतलब है। जी विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड का समझ में आता है। अकोमोडेशन का मतलब है मनी के सप्लाई को बढ़ाना, तो ये विथड्रॉल क्या है इसका, तो विथड्रॉल का मतलब है जी मार्केट के अंदर मनी के सप्लाई को नहीं बढ़ाना हमें, तभी पॉलिसी रेट्स में कोई भी चेंज नहीं करा। इसका ये न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंड से कैसे डिफरेंट है, तो न्यूट्रल स्टैंड के अंदर कुछ भी नहीं पता आगे जाके मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है या कम करा जा सकता है, बट विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड का मतलब है कि हम आगे जाके भी मनी के सप्लाई को बढ़ाने का नहीं सोच रहे कि हम आगे मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, तभी विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेटिव स्टैंड को लिया गया। अगर आप पास्ट 12 मंथ्स की इस मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आया पिछले 12 महीने के अंदर, ठीक है ना। तो विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड का क्या मतलब है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को अभी हम नहीं बढ़ा रहे, देखो रेट में कोई चेंज नहीं आया, और आगे भी हम कुछ ऐसा नहीं सोच रहे कि क्या कहते हैं पॉलिसी रेट्स में कोई चेंज वगैरह लाए जाएंगे, मार्केट के अंदर मनी के सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, ऐसा हम नहीं सोच रहे। ओके जी, चलो मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क को पढ़े हम जरा, ये कहां से निकल कर आ रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 45Z के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट देते हैं कि आपको इन्फ्लेशन को चेक में रखना है, कंट्रोल में रखना है। अब ये इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे निकाली जाती है, जिसका टारगेट 2026 तक के लिए दे रखा है 4%। इसके अंदर एक अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% की। जी 4% का इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट आपको एक अपर टॉलरेंस की लिमिट है, किसी भी केस के अंदर 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और एक लोअर टॉलरेंस लिमिट है जो है 2% की, ठीक है ना। चलो जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ये इन्फ्लेशन टारगेट के हिसाब से पॉलिसी रेट्स में चेंज लेकर आते हैं। हमने सारे के सारे रेट डिस्कस कर लिया, आप एक बार रीड कर लेना। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आता है, जिसमें बताया जाता है, प्रेस रिलीज आती है कि हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और नेपाल के राष्ट्र बैंक ने। कभी कभी बैंक एग्जाम में ऐसे करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस बैंक के साथ जाके आपने क्या कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करा है। इस केस के अंदर बोला गया कि हम यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो हमारा यूपीआई है उसको नेशनल पेमेंट इंटरफेस जो नेपाल का है, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस इधर से उधर पैसे जाने के लिए हमने एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को साइन करा है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जी देखो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा और डिटेल्ड हो जाता है, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो उसमें बताया जाता है जी कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कमिटीज है, मीटिंग कैसे होंगी, तो थोड़ा सा डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट होता है। पढ़ते हैं जिसमें क्या लिखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक ने साइन करा किस दिन पे, February 2 को, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नेपाल, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इंडिया का और नेशनल पेमेंट इंटरफेस नेपाल का। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नीचे डेफिनेशन दे दी गई, जिसमें पर्पस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट, जो कमेटी का है, मीटिंग्स है, नेगोशिएशन है, वो सारी डिटेल्स में लिखी जाती है। ठीक है जी, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेपाल से साइन किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट सर्कुलर आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बैंक ऑन इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लिमिटेड, IIBX। अब ये क्या है,
जी हमारा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया गुजरात के अंदर, जिसका पर्पस है इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना, जिसके अंदर आपको अलग अलग रेगुलेटर से डील नहीं करना, आप एक ही रेगुलेटर से डील कर लो जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यहाँ पर आके इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस को करा जाएगा। इसमें से एक है बुलियन एक्सचेंज। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें शेयर एंड डिबेंचर को ट्रेड करा जा रहा है, वैसे ही एक बुलियन एक्सचेंज वहां पे बनाया गया जहां पर गोल्ड के बुलियन, सिल्वर के बुलियन को ट्रेड करा जाएगा। तो उसमें बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन बैंक्स को भी पार्टिसिपेट करने का वहां पे अलाउ कर दिया गया है। अब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ गाइडलाइन है कि कैसे आपको वहां पे ऑपरेट करना है। इंडियन बैंक्स भी बुलियन परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में क्या गाइडलाइन जी वो हम पढ़ते हैं। ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक इन गिफ्ट, जो गुजरात गांधीनगर का जो आपका यहाँ पे बनाया गया है ना, गुजरात आईएफएससी, उसमें वो कर सकते हैं एक्ट एज ए ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर, ट्रेड डाल सकते हैं और जो भी आपका क्या कहते हैं ट्रेड हुआ उसको क्लियरिंग करने का भी काम करेंगे, मतलब सेटलमेंट वगैरह भी करना है। द इंडियन बैंक्स ऑथराइज टू इंपोर्ट गोल्ड, सिल्वर टू एक्ट एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। अब स्पेशल कैटेगरी इनको स्टेटस दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ने। अब यहाँ पर बोला आप सिर्फ इंपोर्ट करने का काम कर सकते हैं, मतलब वहां पर सेलिंग का काम नहीं चल रहा, सिर्फ बाय करने का काम कर सकते हैं आप। इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट करना है, जो पहले आप क्या कहते हैं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, आप यहाँ पर बुलियन एक्सचेंज में जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका गुजरात के अंदर बड़े बड़े वॉल्ट्स बन रखे हैं जिसके अंदर गोल्ड को, बुलियन को स्टोर करा जाता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, देखेंगे क्या क्या बातें बोली। ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर जो इनको दिया गया, बोला आप एग्जीक्यूट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अब बैंक जो परचेज कर रहे हैं वो मेरे बिहाफ पे करेंगे जी, मैं ज्वेलर हूं, मेरे को खरीदना है, तो मैं बैंक को बोलूंगा जाके वहां पे ट्रेड डालो, खरीद के लेकर आओ। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट का मतलब क्या दर्जा दिया गया, तो ये सिर्फ बाय के ट्रेड डाल सकते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बाय और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, बट हम अगर यहाँ से खरीदने जाएंगे इंडिया के लोग, तो उनको सिर्फ बाय करने का यहाँ पे राइट दिया गया। ओके जी, चलो जी। अच्छा, यहाँ पर एक और साथ में दिया गया रिस्क मैनेजमेंट का। देखो, यहाँ पर कोई भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी के बारे में नहीं बोला। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, जब आप स्टॉक मार्केट पे जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपका जो ब्रोकर होता है कहता है जी 10% पैसा ले आओ और ट्रेड लगा दो, आप 10 रुपए ले आओ और 100 रुपए की बाइंग या सेलिंग कर लो, कहते हैं ना आपको, वो क्या कहते हैं मार्जिन वगैरह देता है। बट यहाँ पर बोला कोई मार्जिन वगैरह नहीं है, जितने का आपको बुलियन परचेज करना सारा का सारा पैसा चाहिए, उससे ज्यादा ही पैसा चाहिए। क्या बोलता है, ऑल क्लाइंट्स जिन्होंने ट्रेड को प्लेस कर रखा ऑन द एक्सचेंज शैल बी अगेंस्ट 110% एडवांस पे इन ऑफ फंड्स। जो बाय करना उसका 110%, जो वैल्यू ऑफ बुलियन, जो आप सोने की ईंट खरीदने के लिए आए ना, बुलियन खरीदने के लिए आए हो, उसका 110% पैसा आप जमा कराओ तब जाके आप परचेज कर सकते हैं। समझ में आती है बात? ठीक है जी, ठीक। तो मतलब स्पेक्यूलेशन अलाउड नहीं कर रखी। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं बाय का ऑर्डर डाला फिर काट दिया उसको, खरीदना पड़ेगा आपको। ओके। रिव्यू ऑफ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम है, जो सारा का सारा इसके अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टली पार्ट नहीं करते हमारे क्या कहते हैं बैंक्स के बिजनेस के अंदर। तो इन्होंने बोला है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो इसके बारे में पहले एक लिमिट लगा रखी थी कि कितना आप सैलरीज होंगे आपकी, तो वो थी 20 लाख रुपीज की। आज से काफी टाइम पहले वो 10 लाख रुपीज थी, जिसको 20 लाख बढ़ाया गया था, जिसको अब बढ़ा के 30 लाख कर दिया गया है। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ग्रांटेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज बीन रिवाइज्ड अप फ्रॉम 20 lakhs टू 30 lakhs पर एनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस लेवल के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो 30 lakhs पर एनम आपको याद रखना है। अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की और बात करें, अच्छा ये किस पे अप्लाई करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर पे थोड़ा ना अप्लाई करेगा, वो तो गवर्नमेंट अपने आप देखेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट्स बैंक हो गए, तो इन पे अप्लाई करता है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, तो इसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक, गवर्नेंस बनाने के लिए लेकर आए थे ना ये, कि ढंग से फंक्शन हो सारे के सारे बैंक। तो इसमें और क्या बातें बोल रखी है कि जो अपर एज लिमिट है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, वो हो सकती है 75 ईयर्स की। जो टेन्योर है वो 8 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। 8 साल से ज्यादा करना है अगर आपको, फिर एक कूलिंग पीरियड आएगा। 8 साल तक आप अपॉइंट हो सकते हैं, फिर एक कूलिंग पीरियड आएगा 3 ईयर्स का, उसके बाद री अपॉइंट हो सकते हैं। 8 साल काम कर लिया, फिर 3 साल काम नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद आप फिर से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है ना? इस सर्कुलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 lakhs पर है, याद करेंगे।
चलो जी, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट जो रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, इसका पर्पस क्या है पहले हम ये समझेंगे। देखो, जो हमारे क्या कहते हैं एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो लोग पैसा बोरो करते हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो फॉरेन करेंसी में बोरो कर ले, या तो वो इंडियन रूपी में बोरो कर ले। अब ज्यादातर जो इंक्लाइंड होते हैं बोरोअर्स, वो फॉरेन करेंसी में बाय करने के लिए इंक्लाइंड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है बोरोइंग पे, वो थोड़ा सा कम लगता है। तो इसलिए सारे के सारे कहते हैं जी हम फॉरेन करेंसी में बाय करेंगे। अब फॉरेन करेंसी को बोरो करेंगे, तो उसकी पेमेंट कैसे होगी? जब ये एक्सपोर्ट्स कर देंगे, तो इनको पैसा मिल जाएगा कस्टमर से। तो एक तरह का वो इनको करेंसी के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं होती कि करेंसी के अंदर अगर कोई फ्लक्चुएशन भी आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोरो करा के कहते हैं यूएस डॉलर, जैसे फॉर एग्जांपल 100,000 यूएस डॉलर, 1 लाख डॉलर हमने बोरो करा, और आगे जाके जो हमने बोरो करा, उतना ही हमें क्या कहते हैं, हमने शिपमेंट भेज दी, हमने सेलिंग कर दी, हमें आगे जाके 100,000 या फिर 1 लाख यूएस डॉलर मिल भी जाएगा। अब इसके रेट्स में ऊपर नीचे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी नेचुरल हेजिंग हो रखी है। अब इस केस के अंदर हमारा गवर्नमेंट बोलती है, जी देखो, हमें पता है कि आप सभी को बोरो करना है क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ता है, बट अगर आप रुपी में भी बोरो करेंगे, हम उसके अंदर आपको इंटरेस्ट की रियायत दे देंगे। तभी इसका नाम रखा गया इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। आपको जो फॉरेन करेंसी पे जो आप बोरो कर रहे थे ना, उस पर कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, आप रुपी पे बोरो करो, हम उस पे भी आपको एक इंटरेस्ट इक्वल कर देंगे जो आप फॉरेन करेंसी में बाय कर रहे थे। लॉजिक समझ में आता है? पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड फॉर एक्सटेंशन, ये पहले भी थी, इसको एक्सटेंड करा गया, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट ऑफ रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। लॉजिक समझ में आने चाहिए। यहाँ पे लिखा, अगर आपने रूपी में ले रखा है, तभी आपको ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसका कितने परसेंट पे है? तो यह है 2% फॉर मैन्युफैक्चर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चर जो खुद बना रहे, मर्चेंट जो खुद नहीं बना रहे बट ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का, यहां से खरीदा और एक्सपोर्ट कर दिया, तो बोला आपको 2% का बेनिफिट जाएगा इंटरेस्ट के अंदर। ये है 410 हार्मोनाइज सिस्टम जो लाइंस होती है ना रजिस्टर में, जो 410 के अंदर गुड्स आ रहे हैं उस केस के अंदर। वहीं अगर बात करें एमएसएमई जो मैन्युफैक्चर है, उनके लिए है 3% का। एमएसएमई मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी एचएस लाइन के अंदर, किसी भी मतलब आप चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको 3% का इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन का बेनिफिट जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आती है जी लॉजिक? लॉजिक समझ में आता है। चलो जी, और कुछ अगर बात करें, तो यहाँ पर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के अंदर जो आपका कैप लगाया गया है कि आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, हर एक क्या कहते हैं इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर होता है, उसको एक कोड अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। तो उसके अंदर हर एक के अंदर गैप है, ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन के अंदर 10 करोड़ तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है, 10 करोड़ तक का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट वापस मिल सकता है गवर्नमेंट से। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। अगला आता है इंक्लूजन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अंडर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। सबसे पहली बात, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का जो ट्रेड्स वगैरह है उसको क्लियर करवाने का काम करता है। ट्रेड तो हो गया, एक पार्टी कहती है मैं परचेज करूंगी, एक पार्टी कहती है मैं सेल करूंगी, तो इस ट्रेड को पूरा करवाने का काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, आप पैसा दो और आप सिक्योरिटी भेजो, तो ये क्लियरिंग का काम हो गया। अब इसके अंदर बोला गया अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर हम सीसीआईएल को लेकर आएंगे। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की बात करें, तो अकाउंट एग्रीगेटर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो डायरेक्टली पैसे को लेंड वगैरह नहीं करती, बट इसके पास इंफॉर्मेशन होती है ढेर सारी। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बैंक्स कस्टमर को अप्रोच करते हैं। अगर बात करें आपका फाइनेंशियल डेटा को यूज करा जाता है आपको प्रोडक्ट्स बेचने या खरीदने के लिए। आप इंस्टाग्राम भी एक तरह के आपके डेटा को यूज करते हैं ना, आप क्या सर्च कर रहे हो वगैरह, उसके बेसिस पे आपको वो कहता है ये प्रोडक्ट खरीद लो। ऐसे अकाउंट एग्रीगेटर के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि एक एंटिटी किस टाइप की ट्रांजेक्शन वगैरह कर रही है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती, उसका क्या कहते हैं लोन के रीपेमेंट्स कैसी हैं, उसका सेटिस्फैक्टरी कंडक्ट है कि नहीं है, पैसा जो बोरो करता है उसकी रीपेमेंट टाइम से करता है कि नहीं करता। तो अकाउंट एग्रीगेटर एक तरह का ये काम करते हैं। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास बड़े सारे रिटेल इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बोला गया कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है इन रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो भी परचेज करे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, अकाउंट एग्रीगेटर को।
ठीक है ना। आज से कुछ समय पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है आपका जीएसटीएन है, उसको भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बनाया गया था कि देखो आपके पास भी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है, क्या लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ता है ना सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर, तो उसको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर बनाया गया था। पढ़ते हैं जी इसमें क्या लिखा गया। To enable aggregation of financial information on government securities. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्लियरिंग का काम करता है। हेल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर, आप और मैंने अगर परचेज करिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को तो उसकी इंफॉर्मेशन है किसके पास, सीसीआईएल के पास, क्योंकि इसी ने क्लियरिंग करवाई है इन देयर रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, जीआईएलटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट जो होता है। Under the scheme, Clearing Corporation of India has been included as फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर मीन्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट अंडरटेक द बिजनेस ऑफ एन अकाउंट एग्रीगेटर। ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है? जिनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये रिट्रीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू अ कस्टमर। अब मेरी इंफॉर्मेशन किसी के पास चलेगी जी, बड़े सारे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन का यूज करके अकाउंट एग्रीगेटर उन कंपनीज को मेरा डेटा देगा जो मेरे को दूसरे प्रोडक्ट्स पिच करेंगे। जी आप क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो, हम आपको दूसरे दूसरे अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, आप ये खरीदो। ठीक है ना। चलो जी समझ में आता है। कंसोलिडेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कस्टमर की। अच्छा ऐसी अलग अलग बैंक्स जो हैं, अगर मैं किसी बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, मैंने बोला जी मेरे को लोन चाहिए, अब ये वाली इंफॉर्मेशन अगर बैंक के पास आ जाएगी, जिसने तो बड़े सारा पैसा लगा रखा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, मतलब पार्टी सॉलिड है, तो बैंक कहेगा यार इसके पास तो बड़ा सारा पैसा पड़ा है, दो इसको लोन दो। ओके जी ओके। अगली आपकी क्या कहते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है जिसमें बोला गया हम मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पर अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो इसके अंदर अब इंक्लूड करा गया, पहली बात प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हमें समझ में आता है, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा पहले से डाल दिया, उसको हम यूज कर रहे हैं। अब प्रीपेड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो दो दो तरीके के हैं, एक स्मॉल पीपीआई और एक है फुल केवाईसी पीपीआई। अगर स्मॉल पीपीआई की बात करें तो उसके अंदर फंड्स ट्रांसफर और कैश विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं होती, नाम ही स्मॉल है ना, नाम में बोला जी आप फंड ट्रांसफर, अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट में पैसे को डाल दिया तो इसको आप कैश का विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसको कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इस जो भी आपने प्रीपेड जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज करा है जिसमें पैसा डाला है उसको उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप गुड्स वगैरह परचेज कर लो उससे, ठीक है ना, कूपन वगैरह उससे परचेज कर लो। अगर फुल केवाईसी पीपीआई है तो उस केस के अंदर कैश विड्रॉवल और आपका ट्रांसफर, फंड का ट्रांसफर भी अलाउड होता है। इस केस के अंदर जो मास्टर डायरेक्शन में अमेंडमेंट करा गया उसमें बोला गया कि अब हम प्रीपेड जो आपके पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मास ट्रांजिट सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं। अगर आपका क्या कहते हैं हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करा जाएगा। अलग अलग जगह टोल वाला पेमेंट्स होगी, आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन की पेमेंट्स वगैरह होगी, हर जगह इसको यूज करा जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर परमिटेड टू इशू such PPIs. Such PPI shall contain automated fare collection application related to transit service, toll collection, parking, इन सब में इसको यूज करा जाएगा। अब इसके अंदर एक लिमिट लगाई गई कि इसके अंदर किसी भी टाइम पे 3000 से ज्यादा पैसा नहीं पड़ना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है इसके अंदर 3000 की पेमेंट, 3000 तक का पैसा पड़ा हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। और इसकी अगर मैं बात करूं वैलिडिटी की, जो आपकी जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी उसके 12 महीने तक तो वैलिड रहता है, उसके बाद है ना अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं करी तो वो फ्रीज हो सकते हैं। इसमें बोला इसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, इसकी मिनिमम वैलिडिटी कोई भी नहीं रहेगी, परपेचुअल वैलिडिटी है। दीज पीपीआई कैन हैव परपेचुअल वैलिडिटी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आपका जो मेट्रो का कार्ड है, डीएमआरसी का कार्ड है, उसके अंदर नहीं होता ना परपेचुअल वैलिडिटी रहती है, आप पैसे डलवाओ और भूल जाओ, ठीक है ना। ऐसी सारे के सारे इंडिया के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, टोल है, पार्किंग है, वहां पे इसको यूज करा जाएगा इस पीपीआई के थ्रू। लॉजिक समझ में आता है जी, आगे जाके बहुत बढ़िया होने वाला काम। ओके जी आगे बढ़ते, खत्म जी, आपका आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन के ऊपर कोई भी डाउट आता है तो मेरे एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और इसका एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ये सेशन को यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।